तो इंडिया तकरीबन देखें तो अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स तक ब्रिटिश के रूल के अधीन रहा है। भारत में ब्रिटिशर्स की आना एक घटना कह लीजिए या एक महज एक संयोग कह लीजिए। भारत में ब्रिटिशर्स एज अ ट्रेडर्स के तौर पर आए थे। उनका मेन लक्ष्य था, मेन इशू था ट्रेड करना। ट्रेड के बहाने वो भारत में आए और एज अ ट्रेडर से एज अ रूलर के तौर पर कन्वर्ट हो गए। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है भारत में। ESI जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट भारत में 1600 AD में होती है। और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ट्रेड को लेकर काम करने की कोशिश की। इससे पहले मैंने आप लोग को ये भी बता दूं कि भारत में आने वाले ब्रिटिशर्स में अगर देखें तो आपके हॉकिंस से लेकर और बाकी के जितने भी समय समय पर गवर्नर्स आते रहे, इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने में। तो ब्रिटिशर्स ने भारत में अपना 1600 से स्टार्ट किया ट्रेडर के तौर पर ही, और धीरे धीरे करते करते वो भारत में अपने इस्टेब्लिशमेंट को लेकर काम करने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इंडिया में किसी तरीके का कोई यूनिटी नहीं है। यहाँ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इस्टेब्लिशमेंट आसानी से किया जा सकता है। रिलीजियस के नाम पर और भी चीज़ों के नाम पर यहाँ के लोगों को भटकाकर और यहाँ पर शासन करना कोई जो है आसानी से किया जा सकता है। तो उसको लेकर इन्होंने भारत में अगर ब्रिटिश रूल की बात करें तो ब्रिटिश रूल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक कंपनी रूल और एक क्राउन रूल। कंपनी रूल 1600 में आई और 1774 तक संघर्ष किया अपने आप को स्थापित करने में। इसमें की महत्वपूर्ण बैटल के मैं जिक्र करना चाहूंगा, बैटल ऑफ पलासी जो 1757 में हुई। इस बैटल ऑफ पलासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, और ये लास्ट एक तरह से देखें तो लास्ट बैटल था ब्रिटिशर्स और इंडियंस के खिलाफ, इंडियन रूलर्स के नवाबों के साथ। और इसी के बाद ब्रिटिशर्स का भारत पर पूरे आधिपत्य हो गया, पूरे भारत पर कब्जा हो गया। और 1765 के बाद अब उनके सामने ये समस्या रही कि अब भारत जैसे इतने बड़े देश को, इतने बड़े कंट्री को कैसे रूल किया जाए। तो रूल को करने के लिए, भारत में शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इन लोगों ने भारत में अलग अलग एक्ट बनाने शुरू किए। मैं आपको बता दूं कि बिना एक्ट का, बिना रूल का कोई भी देश, कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट चलाया नहीं जा सकता। इवन आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, एक कोई छोटा इंस्टीट्यूशन हो या स्कूल हो या कोई सोसाइटी के वेलफेयर एसोसिएशन हो, ये जितनी भी चीजें होती हैं इन सबके लिए भी नॉर्म्स एंड रूल्स रेगुलेशन बने होते हैं। स्कूल में भी रूल्स रेगुलेशन है, आपको स्कूल यूनिफॉर्म टाइम से पहनकर आना है, आपकी बेल्ट ऐसी होनी चाहिए, आपका शू ऐसा होना चाहिए। तो बाकायदे सारे रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं। रूल्स रेगुलेशन की आवश्यकता क्या होती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो रूल्स रेगुलेशन दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन सोसाइटी। समाज को अनुशासित तरीके से अनुशासन में चलाने के लिए हमें नियमों की आवश्यकता पड़ती है, और उन्हीं नियमों की तरफ अंग्रेज आगे की तरफ बढ़े। तो उन्होंने एक्ट बनाने के क्रम में देखें तो पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट है, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में इन लोगों ने बनाया, ठीक है। और इसी एक्ट के बाद उन्होंने भारत में शासन करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया। इसके अलावा कई अदर एक्ट भी बना भारत में। आप देखें कि चार्टर एक्ट 1813 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया 1909 में, उसके बाद मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आल्सो 1935 में भारत में बना। ये सारे एक्ट मैं आपको बता दूं कि देश को संचालित करने के लिए ही बनाए गए। कैसे स्टीयरिंग किया जाए, कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाए, यही एक इशू था ब्रिटिशर्स के सामने। और ब्रिटिशर्स ने इन्हीं सब चीज़ों को जो है आसानी से भारत में बनाने के साथ साथ और शासन करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आप आगे देखें इसमें तो कंपनी का जो शासन था वो 1773 से 1857 तक था। आप यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 1773 से 1857 तक कंपनी रूल था, यानी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। और उस समय के जो गवर्नर होते थे, उन्हें जो शासन करते थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, उनको गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1857 से 1947 तक आपको बता दूं कि 1857 फर्स्ट इंडिपेंडेंट रिवोल्ट हुआ भारत का, ठीक है। और इस फर्स्ट इंडिपेंडेंट रिवोल्ट में कई लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसमें भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारी 1857 फर्स्ट इंडिपेंडेंट रिवोल्ट पूर्व नियोजित नहीं थे।
ये हिस्ट्री का विषय है, हिस्ट्री में इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं डिटेल में जिक्र करूंगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि 1857 से लेकर 1947 तक विक्टोरिया के हाथ में, यानी आप समझ सकते हैं कि 1857 के बाद ही ये शासन जो है वो चला गया ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में, और वहीं से फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठकर भारत के बारे में अच्छे बुरे, हित अनहित, हर चीज के बारे में डिसीजन लिए जाने लगे, और वहीं से भारत में इसकी प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो इसी को लेकर कई सारे एक्ट बने और इन एक्टों से मिलकर भारत को चलाने की बात की गई। सबसे जो बड़ी बात है वो आप ये देखें कि इन्हीं एक्टों से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इन एक्टों से लिए गए हैं। ठीक है, और उन्हीं आर्टिकलों से मिलकर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ। वैसे आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक अपने आप में बड़ा काम था, और भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेकर सबसे पहले जो असेंबली की बात की गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो एम.एन. रॉय के द्वारा बात की गई। एम.एन. रॉय भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आप देख सकते हैं, जिन्होंने 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की गठन की मांग की, और इसी संविधान सभा के थ्रू हमारा संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, हमारा संविधान बना। 1934 में एम.एन. रॉय ने असेंबली की बात की, और इसी असेंबली के थ्रू हमारा संविधान तैयार हुआ। इसके अलावा मैं आप उन टॉपिक्स के बारे में भी बात कर सकता हूं। 1935 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की, और 1938 में उन्होंने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे, आखिर कौन से लोग होंगे जो इतने बड़े देश के, इतने बड़े डाइवर्स कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो कहा कि जो मेंबर्स होंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइजीज के आधार पर चयनित किए जाएंगे, यानी वोट के थ्रू, और फिर वो मेंबर्स मिलकर हमारे संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसी क्रम में देखें तो 1940 में, जिसे अगस्त ऑफर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर क्या था? ये ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, भारत के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ग्रीन सिग्नल था, एक ग्रीन झंडी थी, जिसको लेकर ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया कि आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। उसी 1940 में मुस्लिम लीग का भी कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आप जिस संविधान बनाने की बात कह रहे हैं कि आप लोग संविधान बनाइए, तो हमारा संविधान भारत के संविधान से अलग होगा, हमारा संविधान भारत के संविधान के अधीन नहीं होगा। उन्होंने टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट दिया, कहा कि हमें भारत से अलग होना है और हम मुस्लिम के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक न्यू कंट्री चाहिए, और हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग बनाएंगे, यानी भारत के साथ मिलकर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट दिया, जिसके लिए उनको जाना जाता है, और पाकिस्तान की मांग की। वैसे मैं आपको बता दूं कि द वर्ड पाकिस्तान जो है, जो शब्द है पाकिस्तान, इस पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहमत अली ने किया था। उसने ही सबसे पहले अपने एक आर्टिकल में पाकिस्तान शब्द का यूज किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मुस्लिम लीग ने अपोज तो कर दिया इस ब्रिटिश ऑफर को, लेकिन इंडियन लोगों ने, यानी कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आप आगे देखें तो 1942 में स्टेट फोर्ट की क्रिप्स, यानी भारत में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1942 में आया। आप इसको लिख लीजिए, (1942) में आपका क्रिप्स मिशन आया।